गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। आज की हमारी वर्कशीट 8th क्लास की सोशल साइंस की है। 5th वर्कशीट है हमारी और 4 तारीख की है। टॉपिक है हमारा फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कोई यहाँ पे ट्रेड करने आया था और किसी ने यहाँ पे अपना शासन स्थापित कर लिया। यहाँ बात हो रही है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर व्यापार करने आई थी और यहीं पर आकर के उसने अपना आधिपत्य जमा लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, ईस्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। राइमिंग कर दिया इन लोगों ने तो। औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर। औरंगजेब मुगलों का लास्ट पावरफुल रूलर था। और भी शासक आए थे बाद में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कह सकते हो सबसे एंड में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली औरंगजेब था। आफ्टर हिज डेथ इन 1707 मैनी मुगल गवर्नर्स established their own regional kingdoms। जो मुगल सूबेदार थे वो मर गया औरंगजेब 1707 में, उसके बाद उन लोगों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। जैसे कि कोई पावरफुल पावर अगर आपके सर पे ना रहे तो आप किसी की बात नहीं मानते। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सूबेदार यानी गवर्नर्स के सामने अब कोई भी ऊपर से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रह गया जो उनको कंट्रोल कर सके। Meanwhile, by the second half of 18th century, British started emerging as a new power of the political horizon। यानी कि जो राजनीतिक क्षेत्र में अब नई पार्टी हमें सामने नजर आ रही है। कौन सी? ब्रिटिश यहाँ पर आ रहे हैं। दे केम टू इंडिया एज ए स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी। वो यहाँ पर एक छोटी सी कंपनी की तरीके से आए थे, बट ग्रेजुअली दे बिकेम द पॉलिसी कंट्रोलर ऑफ दिस कंट्री। वो आए व्यापार करने थे और पॉलिसी यानी कि यहाँ पे ही शासन करने लग गए। यहाँ की पॉलिसीज वही अब निर्धारित करने लगे। हाउ वॉज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? वो ट्रेड करने आए और हम पर ही शासन करने लगे। क्या हमारे यहाँ का शासन इतना जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो रखा था? चलिए देखते हैं। इन 1600 एडी, एडी मतलब होता है एनी डोमिनो। ये बिफोर क्राइस्ट होता है, एक एडी होता है। ठीक है, जो हमारा टाइम लाइन है ना, जैसे आपके में मैथ्स में होता है 0 से इधर चलो तो प्लस होता है, इधर चलो तो माइनस होता है। इसी तरीके से हिस्ट्री में भी चलता है। ईसा के जन्म, क्राइस्ट के बर्थ से पहले का टाइम बिफोर क्राइस्ट, ठीक। और एनो डोमिनो ये क्राइस्ट के जन्म के बाद के टाइम को कहते हैं। ओके। In 1600 AD, the East India Company acquired a charter from the ruler of England। इंग्लैंड के रूलर यानी कि क्वीन एलिजाबेथ वन, इनके द्वारा एक चार्टर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। ये चार्टर का मतलब होता है आप किसी को परमिशन दे रहे हो कुछ, ठीक। इस चार्टर के थ्रू ने क्या मिला? थ्रू दिस चार्टर दे गॉट द सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट। मतलब कि उनको सोल राइट मिल गया, अकेला अधिकार मिल गया। अब भारत में ईस्ट की कंपनी, कोई और कंपनी जो है इंग्लैंड से यहाँ पर नहीं आएगी और ना ही वो compete करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी से। मतलब कि मोनोपोली हो गई अब ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट की कोई कंपनी यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक। विद दिस चार्टर द कंपनी could venture into new land across the ocean and could buy goods at cheaper rate and sell them in Europe at higher rates। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी? भारत से सस्ते दाम पे सामान खरीदेगी और बाहर वो बेचेगी, ठीक। द रॉयल चार्टर however could not prevent other European powers। जो हमने देखा ईस्ट इंडिया कंपनी को जो एक रॉयल चार्टर मिला हुआ था, अधिकार मिला हुआ था, उसमें फ्रेंच, डच और पोर्तुगीज ने नहीं माना उसको, क्योंकि वो तो इंग्लैंड का था। तो इस तरीके से हम देखते हैं बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल्ड डाउन द अफ्रीकन केप ऑफ गुड होप। जब तक इंग्लिश यानी अंग्रेजों का जहाज अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से इंडियन ओशन तक आता, तब तक पोर्टुगीज हैज ऑलरेडी established their base in the गोवा। पोर्तुगीज कहाँ आके बस गए? गोवा में। ओके। द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया अलॉन्ग विद पेपर, क्लोव्स, कार्डमम एंड सिनेमन। ये आपका जो कपास है, रेशम है, इनका व्यापार भारत में
बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे किया जाता था। भारत का मटेरियल बाहर बहुत ज़्यादा बड़े मार्केट रखता था, बहुत लोग खरीदना पसंद करते थे। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, इन सब की काफ़ी डिमांड थी यूरोपियन मार्केट में। ठीक। Competition amongst the European companies inevitably pushed up the price and reduced the profit. जैसे जैसे कंपनियां यहाँ पर आती आती चली गई, कंपटीशन बढ़ता चला गया, प्रोड्यूस करने वाली जो चीज़ें होती है वो सब महंगी होती चली गई, जिसके कारण अब कंपनी को इसी ने कंपनी को मुनाफा कम मिलने लगा। The urge of secure markets therefore led to fierce battles between the trading companies. Gradually, they started securing their settlement through fortification. This also led to the confrontation with the local ruler who are already engaged by the loss of revenue of the state. जो मार्केट में अपनी जगह सिक्योर करने के लिए इन लोगों में बैटल शुरू हो गई। ये जो कंपनीज थी, अब ये लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो इन्होंने अपने लिए फोर्टिफिकेशन यानी अपने आप की किलेबंदी करनी शुरू कर दी। अपने आप को दूसरों से बचाने के लिए उन्होंने अपना एरिया सिक्योर करना शुरू कर दिया, जिसके कारण वहाँ के लोकल जो रूलर्स थे वो और भी ज़्यादा जो है गुस्से में और निराशा से भर गए, क्योंकि अब रेवेन्यू जो स्टेट को मिलता था वो कम होने लगा, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो रेवेन्यू नहीं दे रही है। ठीक। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ बंगाल प्रोविंसेस। हम बंगाल के बारे में देखते हैं। इन 1651 एडी फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज एस्टेब्लिश इन ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली। रिवर हुगली के पास में जो है मतलब किनारे पर फैक्ट्री पहली लगाई गई, जिसका काम क्या था? उसका काम था जो भी गुड्स थे उनको स्टोर करके रखना। ठीक। एज द ट्रेड एक्सपेंडेड, जैसे जैसे जो है व्यापार फैला, कंपनी परसुएड मर्चेंट एंड ट्रेडर टू कम सेटल नियर द फैक्ट्री। अब कंपनी अपने व्यापारियों को, अधिकारियों को, लोगों को, जो मजदूर थे, सबको कह रहे थे कि जहां हमारी फैक्ट्री है उसके आसपास जाके रहो, क्योंकि जितना आसपास रहेंगे काम उतनी ही आसानी से होगा। ठीक। बाय 1696 द कंपनी स्टार्टेड बिल्डिंग अ फोर्ट। अब 1696 में हम क्या देख रहे हैं? कंपनी अपने लिए फोर्ट बनाना शुरू कर रही है। ठीक। वो चाहती थी कि एक ऐसी व्यवस्था बन जाए जिसमें कि वो अपने आप को एक किले में रखे। किले में रखने का मतलब खुद को सुरक्षित रखना था। ठीक। इन 1698 it bribed Mughal official into giving the company जमींदारी राइट्स ओवर 3 विलेज। उन्होंने उन लोगों ने 3 विलेज पर जो जमींदारी हासिल कर ली, उन्होंने खरीदा। आप कह सकते हो कि उन्होंने कालीकता नाम का एक छोटा सा विलेज खरीदा था, जो कि आज के डेट में कलकत्ता या कोलकाता के नाम से जाना जाता है। नाउ इट इज कॉल्ड एज कोलकाता। ठीक। ये उन्होंने खरीदा था पहले। वहाँ की जो जमींदारी थी, वहाँ का जो पैसा कलेक्शन का अधिकार था, राइट थे, वो इन्होंने लिए थे। कंपनी ऑल्सो परसुएड द मुगल एम्पर औरंगजेब टू इशू अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। ड्यूटी फ्री का मतलब होता है कि आप उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लोगे। तो उन्होंने क्या करा? मुगल जो एम्पर था हमारा औरंगजेब, उससे फरमान यानी कि उससे एक लिखित रूप में ले लिया, एक अधिकार ले लिया कि वो जो भी टैक्स करेंगे वो ड्यूटी फ्री रहेगा। जो भी गवर्नमेंट होती है, जो भी राजा होता है, उसके पास जो भी पैसा आता है ना, वो टैक्स के जरिए ही आता है। ठीक। और अगर टैक्स ही फ्री हो जाएगा तो राजा के पास कोई पावर कहाँ आएगी? पैसा कहाँ आएगा? गवर्नमेंट को पैसा कौन देने जाता है? ये टैक्स ही तो है। तो ये टैक्स आना बंद हो गया, क्योंकि ड्यूटी फ्री का जो फरमान उन्हें मिल गया। हालांकि ये फरमान था थ्रू दिस फरमान वॉज इशूड फॉर कंपनी ओनली। ये ओनली कंपनी के लिए था, बट ऑफिशियल ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड ऑल्सो रिफ्यूज टू पे ड्यूटी, कॉजिंग एनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल। जो हम देख रहे हैं इसमें क्या व्यवस्था हो गई कि आपको टैक्स नहीं देना है, ये कंपनी को नहीं देना था, लेकिन उसके जो कंपनी के जो अधिकारी थे, जो अपना पर्सनल जो है व्यापार कर रहे थे, उन्होंने भी पे करने से मना कर दिया। इससे क्या हुआ? बंगाल में जितना भी रेवेन्यू यानी टैक्स आ रहा था उसमें और भी कमी हो गई, जिसके कारण हम देखते हैं आगे मुर्शिद कुली खान ने जो है कंपनी का अपोज किया। तो हम देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे कंपनी बाहर से आकर के बस गई और उन्होंने यहाँ के ट्रेड पर अपना कब्जा कर लिया और हम लोगों के ऊपर अपना शासन डाल दिया।
और हमें अपनी कॉलोनी बना लिया। चलिए क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। हाउ द सोल राइट टू ट्रेड चार्टर बेनिफिटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो चार्टर मिला था, जो इजाजतनामा मिला था, वो कैसे उनको बेनिफिट दे रहा था। सोल राइट उन्हें मिल गया था। अब कोई भी कंपनी ईस्ट से यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को compete करने यानी कंपटीशन देने नहीं आ सकती थी। ठीक। Which items from India were used to sell by the European traders in European market? Why their profit margin gradually decreased? जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो भारत का कौन सा सामान अपने साथ लेके जाना चाहते थे व्यापार के लिए, और उनका जो प्रॉफिट था वो कम होता क्यों जा रहा था। तो इसमें फाइन क्वालिटी का कॉटन था, सिल्क था, पेपर, क्लॉ, कार्डमम, सिनेमम, ये जो चीज़ें थी इनका व्यापार बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा था और इसी की डिमांड यूरोपियन मार्केट में थी। ये व्यापारी वहाँ यही डिमांड को पूरा करने के लिए यहाँ का मटेरियल ले जाना चाहते थे, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा कंपनीज में, यूरोपियन कंपनी में बढ़ गया, जिसके कारण प्राइजेस जो थे गुड्स के, वस्तुओं के, वो बढ़ गए और प्रॉफिट घट गया। ओके। हाउ कुड द सोल राइट इन एनी फील्ड अफेक्ट योर लाइफ? एलेबोरेट बाय गिविंग एग्जाम्पल फ्रॉम योर लाइफ। अपनी लाइफ से कोई ऐसा एग्जाम्पल दो जो बताए कि कैसे मोनोपोली जो होता है उसे खत्म होने पर किस तरीके का आपका, अगर कहीं भी मोनोपोली है उसे हम हटाते हैं तो क्या आपके ऊपर असर पड़ता है। सोल राइट जो है उसका असर क्या है लाइफ पे। ठीक। इफ देयर इज अ मोनोपोली इन एनी प्लेस, किसी भी जगह अगर मोनोपोली होती है, देन आवर राइट्स विल बी लिमिटेड, हमारे अधिकार सीमित हो जाते हैं। वी हैव टू एक्सेप्ट दोज थिंग इवन इफ वी डोंट नॉट वांट टू इट। मतलब कि अगर हमारे पास हम उन चीज़ों को नहीं भी चाहते हैं, हमें तब भी वो करना पड़ता है। जैसे कि देयर वॉज ओनली वन शॉप इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में सिर्फ एक ही शॉप थी। ही यूज टू टेक 2 रुपीज़ फॉर ए पेज, बट नाउ आफ्टर ओपनिंग अ न्यू शॉप ही टेक्स 1 रुपीज़। नाउ ही कांट चार्ज आर्बिट्रेरी प्राइस। मेरे घर के पास एक फोटो स्टेट की शॉप थी, जो कि क्या करते थे, पहले 2 रुपये लेते थे। ठीक है। अब क्या है, एक और शॉप खुल गई है, अब उन्हें 1 रुपये लेना पड़ रहा है। अब उनकी मोनोपोली नहीं चलेगी। ओके। आई होप आप समझ गए होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरीके से यहाँ पर आकर के अपना ट्रेड को बढ़ाया। ट्रेड के साथ साथ यहाँ पर अपना जो उन्होंने कॉलोनी बना ली और भारत के जो व्यापार को काफ़ी ज़्यादा इसका जो है नुकसान हुआ। और मोनोपोली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत में रही, लेकिन और भी कंपनी यहाँ पर आ गई। इंग्लैंड से नहीं आई पर बाकी जगह से आई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू।